हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसे कि बेटा हम लास्ट क्लास में कुछ हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखा था, कुछ उसके पॉइंट्स के बारे में भी सीख लिया था कि हम एक मॉलिक्यूल है उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर उसके अंदर दो सिग्मा बॉन्ड होंगे तो वो sp होगा, sp होगा तो उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, बाई ओवरलैपिंग। हमने ओवरलैपिंग के थ्रू देखा था कि अगर उसके पास दो सिग्मा बॉन्ड हैं तो उसकी ओवरलैपिंग कैसे होगी, उसके बॉन्ड एंगल कैसे होंगे और उसकी ज्योमेट्री किस टाइप की होगी। ठीक है, तो हमने बेटा sp भी देख लिया था, sp2 भी देखा था, sp3 भी, sp4 भी, sp3d2 भी, sp3d3 भी देखा। ठीक है, आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि sp जो ओवरलैपिंग होती है कैसे होती है और उसकी ज्योमेट्री लीनियर क्यों होती है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए sp हाइब्रिडाइजेशन और कैसे कैसे बनती है। आज हम एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डालिए अपना। जो आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp का मतलब यह है कि उसके अंदर एक s ऑर्बिटल है और एक कितना ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। बात समझ में आ रही है। तो देखो इसमें कैसे ओवरलैपिंग होगी। अब जो हमने लास्ट क्लास में बेटा ओवरलैपिंग सीख ली थी, शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं बच गया, वरना मेरा कल्याण वालम खीरा चूरन बन जाता। इतनी कौन डालता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है भाई। इतना पानी पिला दे बेचारा, पी नहीं पा रहा वो। हाँ, एस हमने पढ़ा था स्फेरिकल होता है। देखो भावनाओं को समझना है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, टेढ़ा बेड़ा बनता रहता है। हाँ, बहुत समझदार बच्चे हो। पी की बात करें तो बेटा पी कैसा होगा, ये इस तरीके से होगा। अब पी ऑर्बिटल दो तरीके से बन सकते हैं, या तो अलोंग एक्सिस या परपेंडिकुलर। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे लेके चलेंगे जिसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो। बात समझ में आ रही है। क्योंकि अगर मैं पाई बॉन्ड वाला ले लूंगा तो बेटा जो मेरे इनके बीच में ओवरलैपिंग वो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि आपको मैंने ये बताया था कि जब आपके बॉन्डिंग होती है तो सिग्मा बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और कंपेयर टू पाई, और फिर उसके बाद कौन सी होती है बेटा, पाई होती है, सॉरी डेल्टा। और सबसे लास्ट में आती है आपकी, बताइए। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, पाई बॉन्डिंग। तो अब देखो बेटा इसके पास ऐसे, इसके पास पी है, जैसे इनकी ओवरलैपिंग होगी तो आपका कुछ इस तरीके से ओवरलैप हो जाएगा। और कैसे बॉन्ड की फॉर्म होगी, एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्म होगी। एक ऑर्बिटल s का है और एक ऑर्बिटल p का है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, sp ओवरलैपिंग। ठीक है, और इस ओवरलैपिंग का क्या नाम होगा, इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये कब बनेगा, जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। हाँ, बहुत समझदार बच्चे हो। ठीक है, जिसको आता है समझिए, जिसको नहीं आता बेटा एक बार नहीं 10-10 बार वीडियो को पॉज करिए और चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम इसका एग्जाम्पल अगर ले लें, अगर बेटा हम इसका एग्जाम्पल ले लें तो कैसे बनेगा। अब यहां पे देखो बेटा, S और P के बीच में हमने ओवरलैपिंग कर ली। अगर मेरे पास दो P ऑर्बिटल हो जाए, है ना, ये दो हो जाए इसी तरीके से। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि होता कैसे। मैंने एग्जाम्पल ले लिया BeCl2, BeCl2। तो BeCl2 जब मैंने एग्जाम्पल लिया तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना होता है, 4। ओके, अब इसका जो कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2। गॉट इट। अब अगर बेटा मैं इसको ग्राउंड स्टेट पे कॉन्फिगरेशन लिखता हूं, Be इन ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट पर अगर हम लिखेंगे तो कुछ हमारा कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आएगा। यहाँ पे 2s आएगा और यहाँ पे आपका बेटा क्या आएगा, 1s आएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका 2s। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये कॉन्फ़िगरेशन किस में होगा, ग्राउंड स्टेट में। किस में होगा बेटा, ये ग्राउंड स्टेट में।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो। अगर बेटा मैं इसको एक्साइटेड स्टेट कर दूं, इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा? बोलिए। हाँ, बिल्कुल सही बात, पी ऑर्बिटल। तो देखो, अगर हम बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट बताएं, तो अगर मैं इसको रफ कर दूं, तो इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल खाली होगा? पी। टोटल पी ऑर्बिटल 2p खाली होगा। अब जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट हो गई GS, अब जैसे एक्साइटेड होगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके इधर आएगा। कब आएगा? जब उसको हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे या एक्साइटेड कराएंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे इसको एक्साइटेड कराया तो एक दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर किस में चला जाएगा? आपका बेटा पी ऑर्बिटल में। बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ आ रही होगी। ये 2p, इस स्टेट को क्या बोलते हैं बेटा? हम एक्साइटेड स्टेट। मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि मुझे बताइए एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? हाँ बिल्कुल, ग्राउंड स्टेट क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है, लेसर एनर्जी होती है। बट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? लेस स्टेबल होती है लेकिन हायर एनर्जी होती है। क्यों बेटा? क्योंकि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेंगे तो क्या होगा? उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कराने के लिए मुझे कुछ एनर्जी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब मैं वहां पे एनर्जी को प्रोवाइड करूंगा तो मेरी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? बोलिए, कम हो जाएगी। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। नॉर्मल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के बीच में होनी चाहिए वो होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आपस में स्टेबल होंगे। बात समझ में आ रही है? चलो, जहां तक मुझे उम्मीद है बेटा ये बात आपको समझ में। हाँ, अब यहां पे देखो, एक s ऑर्बिटल बचा है, एक p ऑर्बिटल बचा है। इसको 2 को हटा लो 1 मिनट के लिए। एक s ऑर्बिटल बचा है, एक p, और मुझे जब sp हाइब्रिडाइजेशन बनानी होती है तो मुझे एक sp ऑर्बिटल चाहिए और एक p ऑर्बिटल चाहिए। तो मुझे अगर sp हाइब्रिडाइजेशन बनानी पड़ेगी तो एक मुझे प्योर s चाहिए और एक मुझे प्योर p चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये अगर मैंने s बोल दिया, इसको एक p बोल दिया। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है, अब यहाँ पे जो क्लोरीन है आपका Cl, वो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7। कितने होते हैं? 7। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 17। तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। अब ये अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले किससे? बोलो, बेरिलियम से, तो अपनी ऑक्टेट को क्या कर लेगा? फिल कर लेगा, है ना? हाँ, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसको करेगा बेटा? इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और उसको पेयर करा देगा। तो यहाँ पर क्या आएंगे? 2 क्लोरीन आइटम आएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे और ये क्या हो जाएगा बेटा? पेयर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही नहीं आ रही बात समझ? हाँ, तो देखो कुछ इसका जो बॉन्ड बनता है बेरिलियम का, कुछ इस टाइप से बनता है। Be, बेरिलियम के पास कौन सा ऑर्बिटल खाली बेटा? एक p ऑर्बिटल खाली होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? हाँ, ऐसी क्लोरीन के पास भी कौन सा ऑर्बिटल खाली है? बोलिए बेटा, p ऑर्बिटल, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा बेरिलियम क्लोरीन का, वो भी p ऑर्बिटल में जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? ऐसे इधर बेरिलियम के लिए भी p ऑर्बिटल खाली होगा, इधर भी p ऑर्बिटल की लूप्स खाली होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा बेटा बेरिलियम का, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा। अब ये इसे क्या करेगा? क्लोरीन के पास भी क्या होगा बेटा? p ऑर्बिटल होगा, तो उसके आउटर में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये इस तरीके से आपका पेयरिंग करा देगा। यहाँ भी क्लोरीन होगा और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इनके बीच में देखो, जब हम इनसे एक बॉन्ड बनाते हैं तो कैसा बॉन्ड बनता है बेटा? Cl सिंगल बॉन्ड, बेरिलियम सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल समझ में आ रही बेटा? और कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड। अब इनके बीच में अगर बॉन्ड एंगल की बात करूं, किसकी बात करूं? बॉन्ड एंगल की बात करूं, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? जाहिर सी बात है, एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? अपोजिट है। तो कैसा होगा बेटा? 180। तो यहां से हम ये भी बता सकते हैं, अब जब उसका बेटा a 180 होगा तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? क्योंकि ये क्या है? एक प्लेन के अंदर है। किसके अंदर है बेटा? ये एक प्लेन के अंदर है। किसके अंदर है बेटा? एक प्लेन के अंदर है। जब ये प्लेन के अंदर होगा तो प्लेनर होगा, तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी बेटा? लीनियर। कैसी हो जाएगी? लीनियर। बात समझ में आ रही है? आगे बात करते हैं।
इस टाइप के कुछ और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं, मैं इसको रफ कर देता हूं फिर आगे बताता हूं। इसको बेटा बना लीजिए। देखो समझने की चीज को समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। आपको चीज समझ में आने लग जाएंगी तो आप धीरे धीरे उनको करने लगेंगे। इसी तरीके से मैं बात करूं आपका बेटा, एक तो ये हो गया एग्जाम्पल, और ले सकता हूं मैं BeH2। बात समझ में आ रही बेटा? मैं और दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकता हूं, HgCl2, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक होता है आपका CO2। सारी ज्योमेट्री कैसी होंगी बेटा इनकी, लीनियर। कैसी होंगी, लीनियर। ठीक है, अभी हमने जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, अभी हमने पढ़ी है सिग्मा बॉन्ड के। अगर मैं अब एक एग्जांपल और लेके चलूं sp हाइब्रिडाइजेशन का SO2 और CO2, और CO2 में आपको मालूम है कि CO2 भी क्या होता है, एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है विद डबल बॉन्ड के साथ। मतलब वहां पे पाई करेक्टर जनरेट होने के कारण भी कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक लीनियर की तरह और एक सिग्मा वाला भी कर रहा है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि डबल बॉन्ड वाला कैसे लीनियर शो करता है और sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे आती है। तो दूसरा एग्जांपल सोल्व करते हैं बेटा हम, CO2। ठीक है, चलो, मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी यहां तक। हाँ, अगर मैं एग्जांपल लेके चलता हूं दूसरा एग्जांपल CO2, तो बेटा हम जब CO2 का जो हम ज्योमेट्री या रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा किताबों में, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, है ना। पहले के आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए पहले कौन से बॉन्ड का फॉर्म होगा, सिग्मा का होगा या फिर पाई का होगा, तो आपको हमेशा आंसर देना है सिग्मा। जब भी आपकी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, देन उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्म। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि मुझे ये बताइए कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है या पाई। हाँ, मैंने लास्ट क्लास में बिल्कुल बताया है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा, उसके बाद डेल्टा, फिर देन पाई बॉन्ड। ये छोटी छोटी चीजें बेटा याद रखो। अब इसमें देखो सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है, तो सेंट्रल एटम कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। अब उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p2। अगर मैं इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s कुछ ऐसा होगा आपका, 2s कुछ ऐसा होगा, और 2p आपका कुछ ऐसा होगा। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ, इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। ठीक है बेटा, अगर इसको मैं एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊं तो मुझे बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, ये वाला। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जो उसके वैलेंस शेल के पास में होगा वो पहले एक्साइटेड होगा। समझ में आ रही बात? 2p के पास में कौन होगा, 2s, पहले इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा। अगर हमें 1s की जरूरत पड़ेगी तब हम उसको सेकंड एक्साइटेड कराएंगे, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू किसके चलना है, हाइब्रिडाइजेशन के। तो मुझे क्या चाहिए, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये तो सेम ऐसे रहेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहां चला जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। ओके, जैसे ही गया देखो क्या बचेगा। अब यहां पे देखो बेटा, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां तक। हाँ, अब ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये ग्राउंड स्टेट हो गया। अब हम इसके साथ ओवरलैपिंग करना शुरू करेंगे। तो मुझे जो ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, मुझे कैसा बॉन्ड बनाना है, कैसा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, sp। कैसा करना है बेटा, sp। तो sp बनाने के लिए मुझे एक s ऑर्बिटल चाहिए और एक मुझे p ऑर्बिटल चाहिए, ले लिया मैंने। और इनको, और बाकी 2 ऑर्बिटल कौन से बचे होंगे, p के बचे होंगे। ये प्योर लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो,
प्योर वैकेंट पी ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? प्योर वैकेंट पी ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे? खाली होंगे। इन दोनों के साथ क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। कैसे? अब यहां पे देखो कैसे होगी उसकी हम बात करते हैं। तो इनको बोलेंगे sp sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, है ना। इनको क्या बोलेंगे? वैकेंट पी ऑर्बिटल, प्योर फॉर्म में जो खाली पड़े, किसी के साथ अभी ओवरलैप नहीं किया है। तो देखो कैसे बनाते हैं इसकी ज्योमेट्री। देखो कार्बन, कार्बन के पास कौन से ऑर्बिटल है बेटा? पी ऑर्बिटल। तो कार्बन के पी ऑर्बिटल कुछ ऐसे होंगे, एक ऊपर लोब ले ली, एक नीचे ले ली, दिख रहा है बेटा। उसके बाद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये sp वाला, ये भी sp वाला होगा, नहीं होगा बेटा? हाँ, ऐसी इधर ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के इधर भी ऐसी इधर बेटा क्या होगा आपका? ऑक्सीजन होगा मॉलिक्यूल, इधर भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां से क्या करेगा? ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? अब ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें O8 की, तो 1s2 2s2 2p, बोलो बेटा 6, तो 4 हो जाएगा। तो इसके p के पास कितने इलेक्ट्रॉन खाली है? देखो इसके ऑर्बिटल में कितने खाली बेटा? बोलो, देखो 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? कितने इलेक्ट्रॉन खाली बेटा? 2। हाँ, तो इसके भी पी ऑर्बिटल में इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, वैसे ही ये भी इसके साथ क्या कर सकता है? ओवरलैपिंग कर सकता है। बात समझ में आ रही है? अब ये तो बन गए sp sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो फिर पाई बॉन्ड कैसे बना? भाई ये तो देखो दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया, और मैंने बताया कि जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है? हाँ, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन गया बेटा? सिग्मा बॉन्ड। जब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा, अभी किसके पास क्या बचे होंगे? और वैकेंट पी ऑर्बिटल बचे होंगे बेटा। तो फिर क्या करेंगे? ये जो हमारा ऑक्सीजन है, इसका दूसरा वैकेंट पी ऑर्बिटल बचा हुआ होगा। मैंने मान के चला एक ऑक्सीजन का ये वाला ऑर्बिटल फिल हो गया होगा, उसी तरीके से दूसरे ऑक्सीजन का भी ये वाला पी ऑर्बिटल फिल हो गया होगा। अब 2 ऑर्बिटल खाली बचे बेटा पी के। हाँ, अब मान के चलो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, पर आपको अभी भी यहाँ पे पता है कार्बन के पास प्योर वैकेंट ऑर्बिटल कितने बचे हुए हैं? 2। तो उनका भी इलेक्ट्रॉन होगा, इनका भी इलेक्ट्रॉन होगा। इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है बेटा? इसको ऐसे बना लीजिए। बात समझ में आ रही है? तो अब इनके बीच में क्या हो जाएगी बेटा? ओवरलैपिंग। क्या हो जाएगी इनके बीच में? ओवरलैपिंग। अब ये देखिए, ये वाला जो लूप्स है वो इसके साथ ओवरलैप कर लेगा। जब इसके साथ ओवरलैप होगा, एक सिग्मा बॉन्ड पहले ही बन चुका है और एक सिग्मा बॉन्ड की और फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कैसा बॉन्ड बन जाएगा? पाई। वैसे ही ये वाला भी क्या कर सकता है? इसके साथ ओवरलैप करेगा। जब ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगा तो कैसी रिप्रेजेंटेशन बनेगी? C डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। बात समझ में आ रही है? कैसा मॉलिक्यूल बन जाएगा? CO2। कैसा बनेगा बेटा? लीनियर। लीनियर कैसे बना? देखो ये किस में होगा? एक प्लेन में होगा, प्लेनर मॉलिक्यूल होगा बेटा। जब ये प्लेनर मॉलिक्यूल होगा और इसमें अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, तो बॉन्ड एंगल कितना देखने को मिलेगा इस मॉलिक्यूल में? 180। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर, और प्लेनरिटी से हम बताते हैं कि उसकी बॉन्ड एंगल कितनी होगी। आगे इसका फॉर्मूला भी बताएंगे, बॉन्ड एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को। अभी आपको बताया जा रहा है कि इनकी मिक्सिंग ओवरलैपिंग कैसे होती है, ठीक है बेटा? तो ये के कुछ एग्जाम्पल थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन सोल्व करके दिखाई है। एक मैंने पाई बॉन्ड की दिखा दी है, और एक मैंने आपको कौन सी दिखा दी है बेटा? बोलिए, CO2 की। इसी तरीके से आप एसिटिलीन का भी बना सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C का भी आप बना सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास
अगर पाई बॉन्ड की बात करेगा तो पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करेगा तो सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ध्यान में रखना है, जो मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया है उसको सही से समझे, सही से देखें कि वो कौन सी ज्योमेट्री पूछ रहा है, मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन कैसी है, वो एक एक चीज को दिमाग में रखना है। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ, आगे ट्रिक बताऊंगा। अभी आपको स्टार्टअप बना रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको एक ट्रिक्स बताई जाएगी, आपको ये रागमाला याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सीखना है। जब ट्रिक्स की बारी आएगी तो आपको ट्रिक्स को देखना है और उस अपने मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन को, ज्योमेट्री को, बॉन्ड एंगल को निकालना सीख जाना है। ओके, तो आप घबराइए मत, करिए। अगली बार अगला हेडिंग डालिए, किसका बेटा, sp2। किसका डालोगे, sp2। हेडिंग डालो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डाल लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में आपको पता होना चाहिए कि sp2 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो sp2 की अगर बात करूं तो sp2 में बेटा आपके एक s ऑर्बिटल होगा और दूसरा कैसा ऑर्बिटल होगा बेटा, एक s ऑर्बिटल और दो p, मिला के कैसा हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, एग्जांपल लिखिए, BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड। ठीक है बेटा, BCl3। ठीक है ना, तो BCl3 कैसे बनेगा, तो आपको पहले देखना है BCl3 का बेटा, आपको ग्राउंड स्टेट देखना है, फिर उसका एक्साइटेड स्टेट देखना है, फिर उसको मुझे क्या कराना है, उसकी ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करना है। तो BCl3 की बात करें तो BCl3 अगर आपको होगा तो किस टाइप का होगा, देखो बेटा, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। अब आप बच्चे समझदार बन चुके हो, आप खुद से ज्यादा कोशिश करो ट्राई करने की। 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 2 और 4 5। इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे बेटा, हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें बोरॉन के एक्साइटेड स्टेट वाले के, तो अब मुझे बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, हाँ ये वाला होगा। फर्स्ट एक्साइटेशन होगा नियर वैलेंस शेल का, फिर उसके बाद होगा जो उससे दूर होती चली जाएगी, है ना, ध्यान में रखना। और वो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं जब हमें कोई चीज़ रिप्रेजेंट करनी होती है किसी मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि हम सब में डबल एक्साइटेड, ये जो केस देखने को मिलेगा वो मोस्टली केस डी ऑर्बिटल में मिलेगा। किस में मिलेगा बेटा, कि डी ऑर्बिटल में। करेंगे डी ऑर्बिटल की बात तब हम वहाँ इसको बताएंगे। अपना सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्साइटेड होके जाएगा, इस वाले स्टेट में। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, एस, और ये कौन सा हो गया, पी। अब आपको जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनानी है तो मुझे बताइए, एक S चाहिए, दो P चाहिए। अब P के पास मुझे बताइए कुछ बचा, P के पास कुछ बचा, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचा। जब वहां पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचेगा तो आपको समझ जाना चाहिए क्या बेटा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्म में होगी। ठीक है, अब यहाँ पे तीन प्योर क्या बेटा ये क्या है, सारे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। सबका एनर्जी लेवल भी सेम होगा, सबकी ज्योमेट्री भी सेम होगी, सबका रिप्रेजेंटेशन भी सेम होगा। हाँ, अब उसके बाद बात आती क्लोरीन की। तो क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा p ऑर्बिटल पहुंचेगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, बोलो भाई 3p 5, काउंट करो 10 17। तो यहाँ पे जो p में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5, 1 2 3 4 5। हाँ, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयर कराने के लिए।
तो आपका जो बोरोन होगा, बोरोन के पास कितने sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं? 3। कितने बेटा? 3। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, अब बोरोन के पास देखो क्या होगा बेटा, p ऑर्बिटल होगा। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनाइए। ठीक है ना बेटा? हाँ, और तीनों के पास क्या क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। और अब यहां से क्या आएगा बेटा? आपका क्लोरीन का p ऑर्बिटल आएगा और इससे क्या कर लेगा? ओवरलैपिंग कर लेगा। थोड़ा सा सही से बना लेना, मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं था, चलो कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? इनकी सबकी पेयरिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो अब इनमें मुझे बताइए कितने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। तो आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा बेटा? बोलिए, सिग्मा बॉन्ड। Cl Cl Cl। अब ये ज्योमेट्री कैसी होगी? प्लेनर होगी, नॉन प्लेनर होगी? हाँ, कैसी होगी? प्लेनर होगी। घर में फैन को चलते हुए देखा जिसकी 3 पंखड़ियां होती हैं? हाँ, वही वही वही। उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है 120। कितना होता है बेटा? 120। और किस में होती है ये? एक ही प्लेन में होती है। किस में होती है बेटा? ये एक ही प्लेन में होती है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये हमारा देखो प्लेन में कैसे होगी, मैं आपको मार्कर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग समझ जाओगे। ये दिख रही है तीनों रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, ये एक प्लेन में होंगी, है ना? ये इस तरीके से समझ में आ रही है। और तीनों के बीच में क्या होगा बेटा? बॉन्ड एंगल 120 120 120। ऐसे नहीं है बेटा, ये इस तरीके से है, तभी तो प्लेन में दिख रही है ना। हाँ, तो अब इसकी जो ज्योमेट्री होगी प्लेनर होगी, लेकिन प्लेनर में कौन सी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल क्यों है बेटा? क्योंकि एक अगर हम इनको डॉटेड डॉटेड अगर एक दूसरे से ऐड कर दे तो कैसा दिखेगा? एक ट्राइंगल टाइप का, है ना? एक ट्राइगोनल बनेगा और कैसा होगा? वो प्लेनर होगा। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ, इस तरीके से आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम और मॉलिक्यूल ले सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप लिख सकते हैं बेटा BF3 BH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये सब एग्जाम्पल है। इसके तरीके से आगे इनको वैसे डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी अभी हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं कितने टाइप के उसमें इस टाइप के वो बन सकते हैं, है ना? हाँ, ध्यान में रखना बेटा। और आप लिख सकते हो AlCl3 SO3 है, SO4 है, SO3 और CO3 2-। ये सारी स्पीसीज कैसी ज्योमेट्री शो करेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी शो करेंगे बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। और कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा इनका सबका? बोलो, sp2, है ना? आगे कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। अभी आप ओवरलैपिंग के थ्रू देख रहे हो कि एक्चुअल में ओवरलैपिंग होती कैसे। अब हम अगला केस पढ़ेंगे बेटा sp3। कैसा पढ़ेंगे? चलो मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ, बहुत अच्छा है यहाँ पे। CH2 को और बता देता हूँ कि सर उसमें वो अलग टाइप का दिख रहा है आपको, कि वो कैसे होगा। तो आप एग्जाम्पल में डालिए CH2 देखो, CH2 को बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बोलते हैं इसको? इथीन। इनको आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, नाम सुनने को मिलेगा। बहुत सारी रिएक्शन क्या होती है इथीन के साथ होती है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से इस चीज़ को हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, अब मुझे बताइए बेटा, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये आपका क्या? हाइड्रोजन। ये क्या आपका? हाइड्रोजन।
ये क्या आपका हाइड्रोजन, ये क्या आपका हाइड्रोजन, देख लो 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन 2 डबल, एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। अब मुझे बताइए इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा आपको, 1 2 3। अभी मैंने बताया था एक पाई बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड मिले, 3 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ भी कितने मिलेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड। जहाँ आपको 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई देंगे उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या होगी, sp2 sp2। बात समझ में आ रही बेटा कैसी होगी, sp2 और sp2। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, ट्राइगोनल और उसका जो बॉन्ड एंगल होगा बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं बेटा किसकी, बोलिए, हाँ किसकी बात कर सकते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको अभी हमने क्या बोला था, लीनियर। कैसे बोला था, देखो इसमें कार्बन होगा कार्बन होगा, पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा, p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। देखो इनकी रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में होती कैसे, अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात बताऊं, इधर देखो, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल बेटा पूछे हुए हैं प्रीवियस में, तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। वैसे जर्नल आपको याद रखना है sp2 होती है और 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो प्लेन होगी, लेकिन ओवरलैपिंग कैसे होती है वो समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखो C यहाँ पे p ऑर्बिटल होगा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, एक, ऐसे इसके पास भी क्या होगा, एक। बात समझ में आ रही है, ये आपका p ऑर्बिटल बन गया। हाँ अभी इसके पास देखो ऊपर क्या बचे हुए हैं बेटा, बोलो, 2 ऑर्बिटल बचे हुए हैं। तो इस तरीके से आपका बेटा इसको चलो 1 मिनट के लिए रफ कर दो क्योंकि इधर बनाने में दिक्कत होगी। अब यहां पे देखो बेटा, कार्बन के पास और बाकी ऑर्बिटल बचे होंगे, और यहां भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां भी इलेक्ट्रॉन होंगे। किसके साथ पेयर हो गया, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ पेयर हो गया, हाइड्रोजन के साथ। बात समझ में आ रही है, ऐसी इसके साथ भी क्या होगा, ये पेयर होगा और ये वाला भी पेयर होगा, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे नहीं रुकती, अभी इसने क्या बना लिया, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। हाँ अब इसके पास क्या बचे होंगे, प्योर वैकेंट p ऑर्बिटल बचे होंगे, जो हमारे इस फॉर्म में ये ऐसे और एक इस तरीके से बचा हुआ होगा। ऐसी इसकी बात करें, एक ऐसे है ना, और एक, ठीक है बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, ये बचा होगा, गड़बड़ हो गया ना, हाँ ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और दोनों के बीच में क्या हो जाएगी बेटा, फिर से ओवरलैपिंग हो जाएगी। जब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो कैसा बॉन्ड बने, देखो सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन चुका है, अब इन दोनों का फिर पेयर बन जाएगा, फिर से एक नया सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और जब 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा, बताइए बेटा, हाँ डबल बॉन्ड। इसकी बात करें देखो, तो इसमें कैसे होता है, देखो कार्बन कार्बन सिंपल, पहले p ऑर्बिटल आएगा, इसका भी p ऑर्बिटल आएगा, और कैसा बॉन्ड बना लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड। पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्म होगी, ये आपका होगा हाइड्रोजन, ये इसका आपका कौन हो गया, हाइड्रोजन, पेयर हो गया बेटा। ये इधर भी कौन होगा, इसके इस कॉर्नर पे भी कौन होगा, आपका हाइड्रोजन। अब इसके पास 2 प्योर p ऑर्बिटल बचे हुए होंगे, एक आपका बेटा कुछ इस तरीके से होगा, एक आपका कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। इस वाले के हम थोड़ा डिफरेंट बना लेते हैं, एक आपका इस तरीके से होगा और एक आपका इस तरीके से होगा। चलो सही से बना लो, वो तो मुझे पता ही है, मेरी ड्राइंग खराब आती है। इस तरीके से, तो देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, क्योंकि प्योर कितने वैकेंट ऑर्बिटल बचे हैं, 2, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो दूसरी कार्बन के पास भी क्या होगा बेटा, बोलो, हाँ। तो ये वाला इसके साथ ओवरलैप करके कैसा बॉन्ड बना लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और ये भी कैसा ओवरलैप करके कैसा बॉन्ड बना लेगा, एक और सिग्मा बॉन्ड बना लेगा।
तो देखो सारे सारे मिलके कैसा बॉन्ड बना लेंगे, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। तो कैसी रिप्रेजेंटेशन होगी, H C ट्रिपल बॉन्ड C और H, है ना। और इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होके कैसा बॉन्ड बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा। और उसकी जो बॉन्ड एंगल आएगी कितनी आएगी, 180। कितनी आएगी, 180, ध्यान रखोगे। और हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा इसका, sp, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बेटा यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलो अभी बेटा हमने वो स्पीसीज की बात करी है जिनके पास लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर वाली आएंगी आगे बात करेंगे। अभी आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ बताया है ट्राइगोनल कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, लीनियर कैसे बनता है। अब हम अगला केस देखेंगे sp3। कौन सा केस देखेंगे बेटा, sp3। रफ करते हैं इसको, हेडिंग डाल लो sp3। sp3 की बात करें तो sp3 में क्या होगा बेटा, एक आपका बोलो एक s ऑर्बिटल होगा और उसमें तीन कितने p ऑर्बिटल इंक्लूड हो रहे होंगे, तभी हमारा क्या बन रहा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 ऊपर ही लिख दो। ठीक है बेटा, हाँ। अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लिया, हाँ बोलिए, CH4। ठीक है, कैसा ले लिया बेटा हमने, CH4। ठीक है, अब हम CH4 की बात करें तो कार्बन का जो आपको अभी सिखाया था उसका जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है बेटा, और हाइड्रोजन का क्या होगा आपका 1s1 होगा। तो अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो 1s 2s 2p, दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक इधर, इसको बोल दिया 2p, इसको बोल दिया 2s, इसको बोल दिया 1s। बात समझ में आ रही बेटा, हाँ बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ रहे। 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। अब इसका जो ग्राउंड स्टेट है वो कहाँ जाएगा, इसको एक्साइटेड होके जाएगा। तो कार्बन ये आपको हो गया ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो कहाँ पहुंचेगा, आपका p ऑर्बिटल में। किस में पहुंचेगा बेटा, p ऑर्बिटल। तो अगर sp3 ओवरलैपिंग होगी, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, तो देखो कितने ऑर्बिटल होंगे, एक s और एक p, तो टोटल ऑर्बिटल कितने आने चाहिए, 4। ये आपके 4 ऑर्बिटल आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। और यहाँ भी कितने ऑर्बिटल खाली हैं, आपको दिख रहा है 4 ऑर्बिटल खाली है। मतलब यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होने वाली। क्या होगी, इन्हीं के साथ सबकी पेयरिंग हो जाएगी। अब हाइड्रोजन एटम कितने आएंगे, 1 2 3 4, और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इन सबको दे देंगे और क्या बना लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, तो देखो पेयरिंग किस तरीके से होगी, कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, ये हमारे कार्बन के लूप्स हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन खाली होगा। अब कौन आएगा, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही बेटा, नहीं आ रही, हाँ पेयर करा देगा और कैसा बनाएगा, टेट्राहेड्रल। अब ये ज्योमेट्री को अगर मैं इससे अटैच कर दूं तो कुछ इस तरीके से आपकी ये बन के आएगी। ठीक है, और ये इसको मिला दो, तो ये कैसी ज्योमेट्री बनेगी आपकी, कुछ इस तरीके से बनेगी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और यहाँ पे आपका जो बॉन्ड एंगल आएगा, इसको अगर मैं इस तरीके से मिला देता हूँ, (109) बॉन्ड एंगल जो होगा बेटा यहाँ का 109 डिग्री 28 मिनट।
बात समझ में आ रही है? ये आपका बॉन्ड एंगल होगा। ध्यान से देखो बेटा, कैसी ज्योमेट्री होगी ये कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। हाँ, और एक चीज यहां से ये पूछ लेता है कि बताइए प्लेनर होगी या नॉन प्लेनर, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। अब वो पूछ लेता है नॉन प्लेनर है तो एक प्लेन में कितने एटम होंगे। अगर देखो बेटा इसके अंदर मैं प्लेन पास करूं, ये तो आपने बना ही लिया होगा, तो प्लेन मुझे कैसे पास करना पड़ेगा? कुछ इस तरीके से। तो कितने एटम आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो एक प्लेन में कितने एटम होंगे? एटम प्रेजेंट इन प्लेन, लिख लो 4 एटम्स। कितने होंगे बेटा? प्लेन में एक प्लेन में कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 4, है ना? क्योंकि ये एटम क्या हो जाएगा? प्लेन से बाहर हो जाएगा। अगर ऊपर वाले 3 लेने की कोशिश करोगे तो ये नीचे वाला निकल जाएगा, इधर वाले 3 लेने की कोशिश करोगे तो ये निकल जाएगा। बॉन्ड एंगल सबका सेम होगा, जब बॉन्ड एंगल सेम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी सबकी क्या होगी बेटा? सेम होगी। ध्यान रखना इस बात का। और एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, sp3 के केस में हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल को ले सकते हैं। जैसे कि बात करूं मैं बेटा, मैं लिख देता हूं इधर, देखो बात करें बेटा, जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप, CH4 हो गया, C2H6 हो गया, है ना? उसके बाद आप देखो कोई सा भी एल्केन हो, कोई सा भी एल्केन हो, एल्केन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना? तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो याद रखना CnH2n+2, जितना भी एल्केन उस फॉर्मूले को फॉलो करेगा सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोलिए बेटा। हाँ, sp3 होगा। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं CCl4, उसके बाद आप एग्जांपल ले सकते हो SiCl4, फिर उसके बाद NH3। इसमें लोन पेयर आएगा, लेकिन अभी लोन पेयर वाला केस बताया नहीं है मैंने, तो आप बस लिख लो। आगे हम लोन पेयर वाला केस जब डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे कि लोन पेयर वाले केस में कैसे ज्योमेट्री को देखते हैं। ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं बेटा? टेट्राहेड्रल होते हैं। ठीक है, इनके सबका जो ज्योमेट्री होगा टेट्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन सबका जो बेटा, हाँ क्या सबका? इन सबका जो वो होगा आपका शेप अलग अलग होगा। तो ध्यान रखना, ज्योमेट्री, एक ज्योमेट्री होती है जो हाइब्रिडाइजेशन से निकल के आती है, एक होती है एक्चुअल ज्योमेट्री। तो कभी जिसके पास लोन पेयर नहीं होंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा उसी की जो ज्योमेट्री आएगी वही एक्चुअल ज्योमेट्री होगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, अगर उसके पास लोन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री जो हम हाइब्रिडाइजेशन से कैलकुलेट करेंगे और एक्चुअल ज्योमेट्री दोनों क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। जो एक्चुअल ज्योमेट्री का नाम दूसरा हम बोलते हैं शेप, उसकी शेप अलग होगी, ज्योमेट्री अलग होगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आगे हेडिंग डालिए sp3d। हेडिंग डालिए बेटा sp3d। बहुत गंदी गंदी डकार आई है कुछ बच्चे तो पागल हो गए sp3d बेटा, sp3d की बात करेंगे तो sp3d की बात करें मतलब sp3d में कितने सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए? 5। कितने सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए बेटा? 5 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? जिसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? sp3d। जिसमें 4 होते हैं वो sp3, जिसमें 3 होते हैं वो sp2, और जिसमें बेटा क्या होता है आपका? 1 होता है, 2 होते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, है ना? मिनिमम, क्योंकि एक बॉन्ड एक एटम की तो ज्योमेट्री नहीं बता सकते हम।
कम से कम 2 एटम होने चाहिए, सॉरी 2 बॉन्ड होने चाहिए, सिग्मा बॉन्ड उनके बीच में 2 होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल सिग्मा बॉन्ड कितने होने चाहिए? 5। तो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम PCl5। क्या लेके चलेंगे बेटा हम? एग्जाम्पल PCl5। देखो कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं PCl5 में? 5। कैसे दिख रहे हैं देखो। तो इसमें जो बेटा इसकी जो ज्योमेट्री बनती है, चलो बाद में बताऊंगा उसको। इसके अंदर जो d ऑर्बिटल क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। तो पहले हम फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है आपका 15 होता है। पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। काउंट करो, 10 + 2 5, कितना हो गया? 15। हाँ, अब मुझे बताइए जो इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सिर्फ 3s और 3p का होगा, और उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 3d 0। अभी डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 है ना। हाँ, तो अगर हम p का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपका 3s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑर्बिटल में? 2। ऐसे p की बात करें तो बेटा p में कितने आ सकते हैं? 3। और d क्या होगा आपका? खाली होगा। और d क्या होगा आपका बेटा? टोटल खाली होगा। ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना। ये क्या आपका 3s, ये आपका 3p। हाँ, इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि जब हमारा sp3 होगा तो sp3 में कौन कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है? s px + py + pz और प्लस एक d। अब d के भी कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। अब देखो बेटा d के ऑर्बिटल कितने होते हैं हमारे? 5 ऑर्बिटल होते हैं। इधर को देख लो, अगर मैं d ऑर्बिटल की बात करूं तो d के कितने होते हैं? 5। dxy dyz dxz और एक होता है आपका dx² y² और एक होता है dz²। ठीक है बेटा, अब हमें बात ये आती है कि इसके अंदर हम कौन सा ऑर्बिटल लें जो हमारा इसकी ओवरलैपिंग में काम करे। तो यहाँ पे dxy हो सकता है, dyz हो सकता है, जी हाँ, हमें कौन सा ऑर्बिटल लेना पड़ेगा बेटा इसमें? dz², क्योंकि dz² कैसा बॉन्ड बनाता है? हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सिग्मा बॉन्ड। बाकी अगर हम और की बात करें तो कैसी ओवरलैपिंग करते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। और उनसे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर p ऑर्बिटल ग्राउंड में है और वो एक्साइटेड स्टेट में जाए तो मुझे बताइए ये जो 3s इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एक्साइटेड होके जाएगा? सीधा d में जाएगा, क्योंकि इनके पास क्या पहले से ही एक एक इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड क्या होता है बेटा? मोर स्टेबल होता है। 3p और 3p के बाद क्या आएगा आपका? d 1। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन आ गया आपका 3d में। बात समझ में आ रही? कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जहां तक मुझे उम्मीद है। हाँ, अब यहां से आगे को देखो बेटा क्या होगा। अब मुझे इसका sp हाइब्रिडाइजेशन बनाना है, sp3d। तो sp3d में टोटल ऑर्बिटल कितने चाहिए? 1, मतलब एक ऑर्बिटल s का चाहिए, 3 p के चाहिए और एक d का चाहिए। बना लो फिर। टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 4 और एक 5। 1 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, अब सबके पास क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब हमारे क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्लोरीन के पास होंगे टोटल 7। उसको पेयर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करना पड़ेगा। तो बेटा देखो 5 ही क्लोरीन है, हर क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर करा देगी। ठीक है ना, और कैसा बॉन्ड बनेगा? PCl5। तो देखो PCl5 कैसे बनेगा? P। तो मुझे बताइए, तो P के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे बेटा? 3। और एक किसका होगा? D का। D का कौन सा होगा? dz², है ना, क्योंकि यहाँ पे pz और dz। हाँ, अब ये देखो बेटा, इसकी जो ज्योमेट्री कुछ बनती है वो इस तरीके से बनती है।
पहले इसके p के ऑर्बिटल बना लो, पहले p ऑर्बिटल बना लो। ठीक है बेटा, और ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका अगर एक्स वाई प्लेन है ये वाला, अगर ये ट्राइगोनल सा जो दिख रहा है आपको, ये अगर ये ऐसे समझो, चलो पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर लो पी के अंदर। ठीक है बेटा, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये प्लेन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये कौन सा होगा, जेड। और जेड में ये वाला ऑर्बिटल कौन सा होगा, पी जेड, और ये क्या होगा, डी जेड स्क्वायर। कौन सा होगा बेटा, ये डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, एक एस होगा और एक दो ऑर्बिटल किसके होंगे, पी के होंगे। तो बनाइए, बनाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, ऐसी क्लोरीन क्या करेगा, आएगा और इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा, आएगा इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा, आएगा और इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा, आएगा और इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा। बात करते हैं इनकी, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसमें देखिए पी जेड में आएगा और इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा, आएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन को पेयर करा, लेकिन इसमें कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, डी जेड स्क्वायर। तो इसकी जो ज्योमेट्री कुछ बनती है, कुछ इस तरीके से बनती है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है बेटा, यहाँ आपका फास्फोरस एटम हो गया कुछ इस तरीके से, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, और ये आपका Cl हो गया, ये Cl। बात समझ में आ रही? तो इसकी जो बनती है, देखो ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसी बनती है बेटा, ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो इधर, एक पिरामिड टाइप का बनता है। कैसा बनता है बेटा, एक पिरामिड टाइप का। तो ये देखो तीन तो ट्राइंगोनल बना रहे हैं, तो लिख सकते हैं इनको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बात समझ में आ रही? कैसा बनेगा बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TBPB बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम, TBPB, है ना। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको बेटा इसमें ध्यान रखना है, ध्यान रखना है बिल्कुल, है ना। हाँ, और हमें इनकी पोजीशन को ऐसे अरेंज करना है जहां पर लोन पेयर रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। क्योंकि देखो एक्चुअल में बनते तो 5 बॉन्ड है, लेकिन 3 तो आ जाते हैं वो एक प्लेन में, 2 अलग प्लेन में आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं किसमें बेटा, एक्स वाई प्लेन में, और 2 चले जाते हैं परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, और हमारी ज्योमेट्री वहां स्टेबल होती है जहां पर मिनिमम लोन पेयर रिपल्सन हो। तो ये अपने आप को इसकी फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ, इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब यहाँ से इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री बना लेते हैं। अभी तो हमने डॉटेड डॉटेड बात करी थी, यहाँ को बना के देख लेते हैं। देखो बेटा, अगर हम एक्चुअल की बात करें तो कैसी बनती है, देखो ये आपका फास्फोरस एटम है, ये आपका पी ऑर्बिटल है। ठीक है, यहां भी क्लोरीन होगा, यहां भी क्लोरीन होगा, यहां भी क्लोरीन होगा, यहां भी क्लोरीन होगा, यहाँ, और इनके पास कितने लोन पेयर होंगे, 3। और ये पोजीशन स्टेबल क्यों है बेटा, क्योंकि यहां पर इस ज्योमेट्री में मिनिमम लोन पेयर रिपल्सन देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखिए बेटा, बॉन्ड एंगल कितने टाइप के मिलते हैं। तो अभी हमने ट्राइगोनल प्लेनर में देखा था, तो इसमें ट्राइगोनल प्लेनर में ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, इस क्लोरीन से इस क्लोरीन, अगर इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, और A और B वाली के बीच में कितने का एंगल होता है, 120 का। तो लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल किससे बेटा, A से B के बीच में कितना है, होगा 120। वैसे ही ABC मतलब जो AB मतलब ये जो ट्राइगोनल में जितने भी क्लोरीन एटम है, सबका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 120 120। हाँ, अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे बताइए C से और ये क्लोरीन जो इनका कितना होगा,
इन वाले क्लोरीन का। तो ये एक दूसरे क्या बेटा एंटी, तो इनका क्या होगा एक्सियल, इनको बोलते हैं बेटा एक्सियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा 180। देखो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, लिख लो इसको, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। और एक्सियल पोजीशन पे कौन कौन से ऑर्बिटल है, पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर, और ये कौन सा प्लेन है एक्स वाई, इस तरीके से ये एक्स वाई प्लेन में। हाँ अभी देखो मुझे बेटा बॉन्ड एंगल कौन कौन से मिला 120, हाँ एक बॉन्ड और एंगल होगा जिसकी बात करूं कि इस क्लोरीन, ये वाला जो एक्सियल क्लोरीन और इक्वेटोरियल, तो आप एक मिनट के लिए इसको मिनिमाइज करके देखो, अगर मैं इस क्लोरीन को इस क्लोरीन के साथ जोड़ दूं इक्वेटोरियल और एक्सियल, तो आपको देख कैसे दिख रहा है एक एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो एक क्या होगा बेटा, अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल को का मैं अगर बॉन्ड लूं तो उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना मिलता है 90 डिग्री। देखो कैसे मिलता है आपको मैं बताता हूं, इसकी ज्योमेट्री को देखो इस तरीके से, ये आपकी देखो बेटा ट्राइगोनल है, ठीक है, ये आपकी क्या है ट्राइगोनल, दिख रहा है ना ट्राइगोनल, हाँ ये इसके ऊपर क्या हो गया एक्सियल बॉन्ड, ये थोड़ा हाथ में बेंट हो रहा है, सही से आ नहीं रहे फिट होके, कोशिश कर रहे हैं कि हाँ अब आया। ये आपका इस तरीके से बेटा ज्योमेट्री होता है, और एक ये नीचे लगा होता है इस तरीके से, दिख रहे ना 3D में देखने की कोशिश करो, हाँ दिख रहे ना सारे के सारे बेटा, ये दिख रहे ना, हाँ ये इधर ये वाला, ये इधर, ये इधर, ऐसे नीचे दो 5 हो गए ना, हो गए पूरे, हाँ। अब इसके और इसके बीच की बात करूं, देखो अगर मैं इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की बात करूं, इसकी और इसकी बात करूं, तो एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं परपेंडिकुलर, ये है ना। अगर मैं इससे और इसकी बात करूं तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड आएगा 120 का। देखो बेटा अगर मैं इस वाले रेड वाले से, ये जो रेड मार्कर दिख रहा है आपको इस तरीके से, देखो ये रेड मार्कर है, और एक ब्लू वाला और ले लेता हूँ, ब्लू है मेरे पास, हाँ इसको हटा देता हूँ, ये लो, जो ये रेड और ब्लू जो दिख रहा है आपको, इनके बीच में कितना होगा 120, है ना, हाँ। और ये ब्लैक और रेड वाले के बीच में होगा 90, इसका भी 90, इसका भी 90, है ना। ऐसे नीचे से वाले के भी लिए ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, हाँ। अगर मैं इस ब्लैक की इस ब्लैक के नीचे से बात करूं तो इनके बीच में कितना होगा, हाँ 180। अगर मैं इनके बीच की बात करूं तो 120, अगर मैं इसके इसके बीच की बात करूं तो 190, सॉरी कितना होगा बेटा 90। तो इसमें 3 टाइप के बॉन्ड देखने को, वो कितने कितने होते हैं वो आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन 180 तो कितना होगा, एक ही होगा। 90 के कितने बन रहे बेटा, देखो 3 ऊपर से बनेंगे, 3 नीचे से, टोटल कितने हो गए 6। ऐसी 120 के कितने होंगे, 120 के अगर तीनों आइटम के बीच की बात करो, इन दो के बीच में एक, इन दो के बीच में एक, इन दो के बीच में एक, तो टोटल कितने हो गए 120 के 3। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, उनका बॉन्ड एंगल भी निकाल सकते हो, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन, और इनको क्या बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, किस तरीके से बनती है वो भी मैंने आपको ओवरलैपिंग के थ्रू दिखा दी है, हाँ। और इनको हम ऐसे अरेंज करते हैं मिनिमम, जहां मिनिमम रिपल्सन देखने को मिले। तो इनके बीच जो एक्सियल वाली होती है, इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है 219 पिकोमीटर, कितनी होती है बेटा 291 पिकोमीटर। और आपकी जो इक्वेटोरियल वाली होती है, जो इक्वेटोरियल है ये वाला, इनके बीच में कितनी होती है 204 पिकोमीटर। मतलब आपको पता चल जाएगा कि एक्सियल जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है किससे, इक्वेटोरियल से। बात समझ में आ रही, ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर वो अपने रिपल्सन को क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, अपने रिपल्सन को मिनिमाइज कर रहा है, जिस वजह से ये पोजीशन एक्सियल वाली की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है और इक्वेटोरियल वाले की डिक्रीज हो जाती है। तो इसका रीजन लिख सकते हो, मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। रीजन करके लिखो, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन क्लोरीन एटम the axial bond will stretch मतलब खींचेगा टू मिनिमाइज
टू मिनिमाइज रिपल्सन, क्या करने के लिए बेटा? मिनिमाइज करने के लिए रिपल्सन, टू मिनिमाइज रिपल्सन एंड therefore the axial bond length will be longer than equatorial bond length. ठीक है ना? आगे बात समझ में? हाँ, ये इसका रीजन था. अब हम अगले केस की बात करते हैं, sp3d2 की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं बेटा? sp3d2 की बात करते हैं. अब sp3d2 में कैसे होता है, तो हेडिंग डालिए sp3d2. अरे भैया, अरे भैया, भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, गाता रहे भैया जी, भैया जी, भैया जी, पानी पिला दो भैया, कोई प्यास लगी है बहुत जोर की. कैसे कैसे आदमी है यहाँ पर, कोई पूछता भी नहीं पानी का. चलो पानी पी लेते हैं थोड़ा सा बेटा, हमने बोला पानी आ गया. ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. चला जाए, है ना? हाँ, बहुत अच्छे समझदार हो, अच्छे बच्चे. कैसे हाथ बांध के बैठे, फिर लिखोगे कैसे? देखते रहोगे ऐसे. है ना? करेक्ट. चलो बेटा, अब हम किसकी बात करें? अच्छा, लास्ट वाले के एग्जाम्पल में बताना भूल गया, तो आप एग्जाम्पल लिख लो, काफी सारे एग्जाम्पल हैं. इस बुक में तो दे नहीं रखे, चलो देखते हैं. भाई इसमें तो एग्जाम्पल दे ही नहीं रखे. चलो मिलेंगे आगे, कहीं टकराएंगे तो बात करेंगे उनके बारे में, बट अभी तो नहीं दे रखे, कोई बात नहीं. हाँ, sp3d2 मतलब, sp3d2 का मतलब बेटा, sp3d2 का मतलब उसके अंदर एक s, 3p, 2d ऑर्बिटल क्या होने चाहिए? इंक्लूड. टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे इसमें? 2, 3, 5 और एक 6. टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे? 6 बॉन्ड. और 6 बॉन्ड के लिए कौन सा होता है बेटा? sp3d2. 6 सिग्मा बॉन्ड बोल दो या 6 बॉन्ड बोल दो? 6 सिग्मा बॉन्ड, है ना? जब हमारे 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इसके अंदर, तो एग्जाम्पल कौन सा लेके चलना पड़ेगा हमें? एग्जाम्पल लेके चलते हैं SF6. कौन सा लेके चलेंगे? SF6. तो देखो SF6 की बात करते हैं. आप बॉन्ड से मत याद करो, सिग्मा बॉन्ड लिखो, वरना आप गलत कर लोगे, मुझे मालूम है. आप डबल बॉन्ड को भी काउंट कर लोगे 2 बार इसमें. ठीक है? हाँ. अब SF6 की जो बेटा ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है वो हमें देखनी पड़ेगी. सबसे पहले सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो. सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. तो टोटल कितने हो गए? 10 और 4. इस ऑक्सीजन फैमिली का तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो हमारे आउटर मोस्ट में कौन ऑर्बिटल है बेटा? आउटर मोस्ट सेल में 3s, 3p और 3d. तो 3d में कितने होंगे? 0. अरे कैसी कैसी डकारें आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा, आज कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है. 3s, 3p और आपका बेटा 3d.
अब मुझे ये बताइए डी में कितने ऑर्बिटल होंगे? हाँ, अच्छे बच्चे हो, याद कर लेते हो। कैसे होंगे? 3। अब यहाँ पे देखो बेटा, एक दो, एक दो तीन चार, 4 इलेक्ट्रॉन किसमें बेटा? पी में। डी तो खाली होगा। हाँ, अब इसके पास कितने बॉन्ड बनाने हैं बेटा? 6। तो इसके पास अभी अनपेड ऑर्बिटल कितने हैं? 2। इसका मतलब मुझे ऑर्बिटल डी के कितने लेने हैं? 2। 2 लेने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? इन 2 ऑर्बिटल में। तो पहले क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन स्टेट होगा, एक्साइटेड होगा, इसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। और जब इसके बाद आएगा, क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, बस देखते रहिए और छापते रहिए। तो बेटा 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए किसके पास? पी ऑर्बिटल में। डी में कितना चले गए? 5। एक चला गया। इसको क्या बोलेंगे बेटा? FIRST, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? हाँ। अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? 1 2 3 4, और लेकिन है टोटल कितने? 6। तो इसका मतलब हाँ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा। लेकिन ये वाला केस पी के अंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि पी के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं। इसलिए किसमें पॉसिबल है ये कंडीशन? सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल्स के लिए। तो यहां से ये एक्साइटेड होगा, 3s बचेगा, ये आपका 3p बचेगा। अब यहां पे देख लियो बेटा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 1 2 खाली बचेंगे। हाँ देखो, ये 3p के हो गए और यहाँ पे क्या हो गया? 3d के। देखो d के ऑर्बिटल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 2। तो मुझे कितने चाहिए? 2। p में कितने बेटा? 3। 3 मिल गए। s के कितना? 1 मिल गए। अब ये क्या करेंगे? अब इसमें हम लिख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने होंगे? टोटल कितने होंगे बेटा? 6। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब इनको कौन पेयर करेगा? अब आपको पता है फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7। अब वो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा? 1। तो एक एक फ्लोरीन सबको अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये इसको पेयर करा देगा, ये इसको पेयर करा देगा, ये इसको पेयर करा देगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको। ठीक है। और क्या बन जाएगा बेटा? आपका SF6। अब बात आती है कि ज्योमेट्री कैसे होगी। तो बेटा जब हम इनकी ज्योमेट्री की बात करते हैं SF6 की, तो कुछ वो अरेंजमेंट जो होता है वो इस तरीके से होता है। देखो इस तरीके से होता है कुछ। ठीक है बेटा। हाँ, अब यहाँ पे सल्फर एटम होगा और ये आपके 2 इस तरीके से होंगे। F F F F F F। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री बोलते हैं इसको हम? ज्योमेट्री कैसी होती है ये? ऑक्टाहेड्रल। जिसके पास 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल। और सारे बॉन्ड कैसे बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड। उसके अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो सिर्फ 90 एंड 180 के होंगे। इसमें कोई भी 120 का नहीं होगा। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि 180 का होगा या 120 का होगा। देखो कैसे, देखो ट्राइगोनल में तो 120 का होगा, लेकिन इसमें ऑक्टाहेड्रल वाले में नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूं ज्योमेट्री के थ्रू। देखो ये ले लिया, ये ले लिया, ये दिख रहे हैं बेटा चारों? 1 2 3, चौथा वाला नहीं दिख रहा, मेरा हाथ आ रहा है ना। अब तो दिख रहे ना, ये एक ही प्लेन में है चारों। हाँ, ये ऊपर लग गया और एक आपका बेटा कहाँ लग गया? नीचे लग गया। दिख रहे हैं चारों? अभी बताइए कहीं इनमें 180 दिखाई देगा? ये 90,
ये इनमें भी 90 है। देखो इसकी बात करूं और इसकी, देखो ये बिल्कुल इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस वाले के, तो इसमें दो ही तरीके के बॉन्ड दिखते हैं बेटा, एक 180 और एक 90। 120 का बॉन्ड नहीं होता है, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, दो ही तरीके के बॉन्ड मिलते हैं। इसके अंदर आपसे बात की जाए कि बताइए 120 के बॉन्ड के 180 के कितने बॉन्ड होंगे, तो देखो 180 के कितने होंगे, एक तो ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, दो, और एक ये वाला होगा, तीन। तो तीन इसे बोल सकते हैं 180 के होंगे। 90 की बात करें तो एक इसके साथ, एक इसको मैं रफ कर देता हूं फिर बताता हूं आपको। देखो अगर मैं 180 की बात करता हूं, सॉरी 90 की, तो 90 का एक इसके साथ, एक इसके साथ, दो, एक इसके साथ, तीन, एक इसके साथ, चार, और चार ही नीचे को बनेंगे इसके साथ, 8 हो गए। हाँ अब ये भी तो बनाएंगे एक दूसरे के आपस में, 8, एक 9, 10, 11, 12, तो इसमें 12 बॉन्ड 90 एंगल के होते हैं। ध्यान रखना बेटा, ये छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है ना। और इस पोजीशन को स्टेबल इसलिए कहा गया क्योंकि इसके पास जो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये अपने रिपल्सन को क्या कर लेता है, इस पोजीशन में, इस ज्योमेट्री में मिनिमाइज कर लेता है। और हमें पता है कि जहां पर रिपल्सन सबसे ज्यादा मिनिमाइज हो या लेस हो, वो ज्योमेट्री क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ, बस ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है और इन चीजों को याद रखना है। अब हमारा लास्ट बचा है sp3d3। ठीक है, किसकी बात करेंगे बेटा हम, sp3 और d3 की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है 12th क्लास में, पढ़ा होगा शायद आपने, नहीं पढ़ा तो नाम सुना होगा। उसमें ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, है ना। तो अभी हम अपने जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हम एक एक चीज को सीखते चले जाएंगे, है ना बेटा? आप बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो भाई कोई बात नहीं, हम अब बात करेंगे अगले भाई साहब की sp3d3। तो sp3d की बात करें तो sp3d में कितने p ऑर्बिटल होंगे, इसमें एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे और 3 किसमें होंगे, d ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही बेटा? 3 ऑर्बिटल किसके लेने, d। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होने चाहिए, 3, 3, 6 × 7। जिसके पास 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3 होगी। बात समझ में आ रही है? चलो जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने IF7। अब आपको पता है आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो याद नहीं है, बट आपको कॉन्फ़िगरेशन तो पता है। जो फ्लोरीन फैमिली के पास इलेक्ट्रॉन होंगे वही हैलोजन के पास होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, तो बस उसी से देखना है। देखो बेटा अगर हम बात करें आयोडीन की, अब पहले हम P में कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, Px, Py, Pz, है ना, और Dxy, Dyz। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो इसमें लिख लो, चलो बाद में लिखता हूं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं लिख ही लो यार। एस एक्स वाई प्लेन में कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, एक्स वाई, पी एक्स और पी वाई, और डी में कितने ऑर्बिटल होने चाहिए बेटा, टोटल 3। तो एक एक्स वाई प्लेन में कौन होगा, एक्स डी एक्स वाई, और एक होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कौन से प्लेन में होंगे बेटा, एक्स वाई प्लेन में। और एक्सियल प्लेन जो होगा, एक होगा आपका डी जेड स्क्वायर और एक होगा आपका पी जेड स्क्वायर। कौन सा ऑर्बिटल होगा, देखो टोटल कितने होने चाहिए, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ध्यान रखना बेटा, इसी तरीके से हम लास्ट वाले का भी कर सकते हैं। हाँ, जब हम बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आयोडीन का, तो आयोडीन का आता है 5s2, 5s2, 5p5, है ना, और उसके बाद आएगा 5d, है ना। कौन सा आएगा बेटा आपका, 5d आता है ना, 5d आता है। चलो देख लेते हैं, डी आएगा ना। तो
इसमें बेटा जो एक्साइटेशन होगी वो कितने ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन कूदेंगे, पी दो तो पी के जाएंगे, देखो पी के अंदर कितने होंगे 5, इस तरीके से समझ लो। आपको वैसे मेथड आ चुका है, मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका ये डी ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा 5 है ना, तो पहले फर्स्ट एक्साइटेशन ग्राउंड स्टेट से, फिर सेकेंड एक्साइटेशन 2 और थर्ड, तो देख लो कितने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। हाँ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री बनती है, तो हमें ऐसी ज्योमेट्री बनानी होती है जहां पर हमें क्या देखने को मिले, मिनिमम रिपल्सन, है ना बेटा। तो जहां मिनिमम रिपल्सन देखने को मिलेगा तो ये कंडीशन होगी। आई कितनी बार आई, आई इंडिया में कितनी बार आई, बताओ मेरे क्वेश्चन का आंसर। आई इंडिया में कितनी बार आई, आई खाना बनाने वाली नहीं, आई फॉर इंडिया, इंडिया में कितनी बार आती है, 2 बार। ठीक है बेटा। और ये आपका क्या बन गया है, आई फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन कहाँ होगा, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो जो इंटरनल ये वाला जो बेटा फ्लोरीन फ्लोरीन, तो लिख सकते हो इंटरनल बॉन्ड एंगल कितना होगा 72 डिग्री का, 90 का होगा, हाँ 90 का भी होगा। और दूसरा कौन सा होगा बेटा, अगर मैं इंटरनल वालों की बात करूं, अगर मैं इनकी बात करूं तो एक कौन सा होगा बेटा, थीटा इक्वल 90 भी होगा, और एक थीटा इक्वल टू 180 भी होगा। 180 कौन सा होगा, जब हम ये दोनों फ्लोरीन ले रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये कौन से होंगे, 180 पे होंगे, है ना। तो ये 3 तरीके के इसमें बॉन्ड एंगल देखने को मिलते हैं। हाँ अब इसकी आती ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कैसी दिख रही बेटा, ये तो पूरा एक प्लेन में होगा, ये इस तरीके से अगर प्लेन बनाना चाहो आप प्लेन में देख सकते हो। इंटरनल का थोड़ा सा गायब करना पड़ गया, ये आपका एक प्लेन होगा ना, तो प्लेन के अंदर कैसी ज्योमेट्री दिख रही है, पेंटागोनल। तो ज्योमेट्री को लिख सकते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो कैसी होगी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते TBPB बोल देते, नहीं PBP, PBP क्या बोल देते हैं इसको, PBP बोल देते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बेटा कुछ हाइब्रिडाइजेशन थे जो ये सारे खत्म हो चुके हैं। हाँ अब यहां से आगे की जो हम बात करेंगे, पहले एक बात लिख लो, अब यहां से एक्सेप्शंस बनने स्टार्ट हो गए, क्या बनने शुरू हो गए बेटा, एक्सेप्शंस बनने स्टार्ट हो गए। उससे पहले मैं एक चीज और बनाने आपको सिखाता हूं, क्या, वैलेंसी। पहले हम इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक कोवैलेंसी दिखाता हूं। देखो एक्सेप्शंस इसलिए बनने शुरू हो गए, देखो एक्सेप्शंस PCl5, PCl5, SF4, ClF3। देखो आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, नोट करके लिख लेना इसको। ये थ्योरी अब फेल क्यों हो गई, ओवरलैपिंग वाली। यहां पे देखो PCl5 अभी हमने पढ़ा था, उसकी जो ज्योमेट्री निकल के आती TBP है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, मतलब उसके पास कितने बॉन्ड थे, सिग्मा 5 सिग्मा बॉन्ड थे। जिसके पास 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे कैसी ज्योमेट्री आएगी उसकी, TBP। लेकिन SF4 के पास भी कितने बेटा, 5 सिग्मा बॉन्ड, F F F F, एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर को हम किस में काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड में। तो 1 2 3 4 5 लोन पेयर को भी किस में काउंट करते हैं बेटा, जहां 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसको एक लोन पेयर बोलते हैं, और एक लोन पेयर को किस में काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड में। तो कितने हो गए, 5, तो ये भी TBP होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं ClF3 वाले की, ClF, ये जो थ्योरी फेल क्यों हो गई, क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, तो 2 लोन पेयर बचे होंगे। इसके पास भी कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, इसकी भी TBP होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था, ये तो हमारा सही था, लेकिन ये चीज गलत प्रूफ हुई।
क्यों? लोन पेयर की वजह से। अभी मैंने लोन पेयर वाला कोई केस नहीं, हाँ, अब ओवरलैपिंग वाली थ्योरी बेकार हो गई। फिर कौन सी थ्योरी आएगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। हाँ, रिपल्सन वर्ड आएगा ना, तो रिपल्सन कहाँ देखने को मिलता है? जहां लोन पेयर होते। अब उसको रिपल्सन, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं विस्पर थ्योरी, है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, VESPER होता ना, वैलेंस सेल, हाँ, VSLPR, ये थ्योरी हमें पढ़नी है ना? तो उससे पहले एक छोटी सी टर्म रह गई थी, कोवैलेंसी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर कोवैलेंसी के बाद अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कैसे पढ़ेंगे, है ना? तो वैलेंस में पहले ही रिपल्सन वर्ड आई है, तो रिपल्सन वाली थ्योरी को कौन एक्सप्लेन करेगा? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, ठीक है ना बेटा? चलो इसको रफ कर देते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए कोवैलेंसी। कोवैलेंसी कैसे निकालते हैं? ये पीछे छूट गया था, अभी याद पढ़ाते पढ़ाते ध्यान में आया कोवैलेंसी, क्योंकि आपसे पूछ लेता है कि बताइए कार्बन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी, एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी, ग्राउंड स्टेट में कितनी होगी, वो आपको पता होनी चाहिए। छोटा सा है, मतलब मुश्किल से 5 से 10 मिनट का, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कोवैलेंसी कैसे होगी। देखो बेटा, हेडिंग डालो कोवैलेंसी। ठीक है, अब मैं कोवैलेंसी की बात करता हूं। ठीक है, मैं किसकी बात करता हूं बेटा? कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी देखिए, लिख लो इसके बारे में। लिखो कोवैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अरे तुम्हारे द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इतना कोई पानी पिलाता है इन मार्करों को, तमाम इंकिंग की हो गई, नहीं दिख रही ना? हाँ, ये तमाम इंकिंग की हो गई। हाँ, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एटम इन इट्स, किसकी बेटे बात करें? इन इट्स, किसकी बात करा? ग्राउंड स्टेट। किसमें बेटा? ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड एंड इट्स एक्साइटेड स्टेट। बात समझ में आ रही बेटा? एंड इट्स एक्साइटेड स्टेट, ध्यान रखना। अब मैंने तुम्हें सारी चीजें सिखा दी हैं कि ग्राउंड स्टेट में क्या होता है और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है। अगर मैं पूछूं कार्बन के बताइए कोवैलेंसी कितनी होगी, तो सबसे पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर उसके बाद उसका 1s2 2s2 लिखिए, 1s2 फिर 2s2, फिर उसके बाद कितना आएगा बेटा? 2p2, यही आएगा ना? हाँ, तो ये ग्राउंड स्टेट है, और ग्राउंड स्टेट में कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होगी? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2, तो कोवैलेंसी कितनी होगी बेटा? 2। हाँ, अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट की बात करूं फर्स्ट, तो इलेक्ट्रॉन यहां एक्साइटेड होके जाएगा, तो कितनी हो जाएगी बेटा? देखो 1 2 3। अब इसके बाद कोवैलेंसी कितनी मिलेगी? एक्साइटेड स्टेट में कितनी मिलेगी बेटा कोवैलेंसी? बोलिए 1 2 3, कितना हो गया? 4, 3 4, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गए। इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी बेटा? 4 होगी। इसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, निकालना सीख गए? देखो अभी आपको मैंने सारी चीज बता दी। यहां पर मिलेगी आपकी मिनिमम, ग्राउंड स्टेट में क्या मिलेगी बेटा? मिनिमम कोवैलेंसी, और यहां पे मिलेगी मैक्सिमम। किसमें? मैक्सिमम। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3,
भाई यही तो होता है 2p3। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी होगी 3। अगर मैक्सिमम की बात करें, अब ये बताइए बेटा कहाँ जाएगा। अब ये 2p है, 2p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा 3s। कौन सा आएगा बेटा 3s। तो मुझे बताइए इसका क्या कोवैलेंसी इंक्रीज होगा, नहीं होगा, क्योंकि p के बाद वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, और इसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं कि 2s से जाके 3s में पहुंच जाए। किस में जा सकता है d ऑर्बिटल में, लेकिन d ऑर्बिटल 2d ऑर्बिटल तो होता नहीं है। तो इसके लिए ग्राउंड स्टेट ही मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी। तो ये ध्यान रखना बेटा। हाँ, अगर इसके बाद d ऑर्बिटल आ जाएगा तो कोवैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर जब इंक्रीज होगी जब p ऑर्बिटल उसके पास खाली पड़ा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जब p ऑर्बिटल फुल हाफ फिल्ड हो चुका होगा और वो 2p में हो, तो उसके बाद उसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम नहीं हो सकती, वही ग्राउंड स्टेट वाली उसकी कोवैलेंसी होगी, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हमें पता है 2p के बाद क्या आएगा 2s, है ना, फिर क्या आएगा सॉरी 3s, फिर 3p, 3d कहीं यहाँ आएगा, और आपको पता है 2d ऑर्बिटल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके कारण से क्या होगा बेटा, कोवैलेंसी इसकी 3 होगी। हाँ, अगर मैं ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की बात करूं, देखो ऑक्सीजन कितना होता है 8, 1s2 2s2, ये p ऑर्बिटल हो गया, 1s2 2s2, 2p कितना आएगा 2 4 6, यहाँ पे 4 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4। बताइए इसकी कोवैलेंस मैक्सिमम कितनी होगी, एक्साइटेड में भी और ग्राउंड में कितनी होगी बेटा 2, क्योंकि इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा 2s, लेकिन उसके पास तो पहले से एक तो स्मॉल ऑर्बिटल है, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी ग्राउंड स्टेट के इक्वल ही होगी। ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी होगी इसकी 2। इसी तरीके से फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के केस में भी सेम होता है। तो फ्लोरीन में कितने होंगे 9, 1 2 3 4 5। देखो बेटा अब इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी 1, तो इसमें लिख सकते हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की कोवैलेंसी कितनी होगी 1 ही होगी। बात समझ में आ रही बेटा। तो एक्साइटेड स्टेट लिख लो या फिर ग्राउंड स्टेट, दोनों की कोवैलेंसी कितनी आएगी, बोलिए आपकी एक ही आएगी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो अब यहां से बात करते हैं थर्ड पीरियड की। अभी हमने सेकंड पीरियड की बात करी थी, अब हम बात करेंगे थर्ड पीरियड की। तो जैसे हम थर्ड पीरियड में जाएं तो थर्ड पीरियड में कौन मिलेगा आपको देखने के लिए, थर्ड पीरियड में कौन मिलेगा आपको देखने के लिए, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। और इनके पास क्या होते हैं थर्ड पीरियड के पास, these have, या लिख लो all of these have क्या बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल। थर्ड पीरियड में वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, कितना होता है बेटा 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3p2 और उसके बाद आएगा 3d0। देखो तो आउटर मोस्ट सेल कौन सी है 333। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं ग्राउंड स्टेट में 3s 3p, अरे यार जगह ही नहीं बची, चलो कोशिश करते हैं बनाने की, थोड़ा सा जगह हमलावर के लिए छोड़ देते हैं। कोशिश की हमने और हम कामयाब हो गए। यहाँ पे आपका 3s होगा 3p होगा और यहाँ पे क्या होगा 3d होगा। देखो 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके पास, p के पास कितने हैं
कार्बन की फैमिली का तो 2 ही होंगे। हाँ बताइए, तो इसकी जो कोवेलेंसी यहाँ पे कितनी होगी ग्राउंड स्टेट में 2 है ना, किसमें होगी बेटा ग्राउंड स्टेट में। हाँ अगर जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यहाँ, क्योंकि पी खाली है, फिर उसके बाद किस में जाएगा डी में। तो ये बढ़ा सकता है कितनी भी बढ़ा सकता है। तो इसकी कितनी हो जाएगी 4, किस में बेटा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है ना, किसमें हो सकती है एक्साइटेड स्टेट में कितनी हो सकती 4। हाँ जैसे कि मैंने बात करी SiCl4 प्लस 2Cl माइनस और ऐड कर दूं तो ये बना लेता SiCl6 2 माइनस। अब यहाँ पे मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी आपको देखने को मिलेगी, देखो 4, पहले तो उसके पास 2 थी, फिर एक्साइटेड में 4 होगी, फिर वो डबल एक्साइटेड हुआ, और डबल एक्साइटेड होने के बाद कितनी पहुंच गई उसकी बेटा देखो 6। बात समझ में आ रही है। तो ये क्यों पहुंची, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किस में पहुंचे होंगे डी ऑर्बिटल में पहुंचे होंगे। देखो 1 2 3 4 और 2 जब यहाँ पहुंचे होंगे तभी तो 6 हुई होगी। तो 4 तक तो उसको फर्स्ट एक्साइटेड में मिल रही है। हाँ जब उसको डबल एक्साइटेड किया होगा तब हमें कितनी मिली होगी 6 मिली होगी। बात समझ में आ रही है। तो जैसे SI4 में कितनी है यहाँ पे 4 और 2 इलेक्ट्रॉन और उसने ऐड कर ली, क्यों, क्योंकि उसके पास पता है 3D सेल में एक 3 सब सेल में एक 3D ऑर्बिटल भी खाली पड़ा है, तो उसके पास 3s भी है 3p भी और 3d पूरा खाली पड़ा है। तो क्या करेगा, जितना चाहे वो अपना बॉन्ड को एक्सटेंड कर सकता है, जितना चाहे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितनी लेके जाएगा वो बेटा 6 लेके जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मेरी बात यहाँ तक आपको अच्छी लग रही है, अगर समझ में आ रही है तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। जब करते हैं इसको, अब हम फास्फोरस का केस और देख लेते हैं, बाकी सब सिमिलर टाइप के केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चीजों को देखो समझो और आगे बढ़ते चले जाओ। साफ ही होके नहीं दे रहा, जंग की तरह चिपक जाता है, जैसे जंग लग गया हो लोहे को। ठीक है बेटा, चलो कोवेलेंसी की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे कोवेलेंसी की बात कर रहे थे, फास्फोरस की और बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितने होंगे 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है ना, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके वैलेंस शेल में। हाँ तो देखो अगर हम p की बात करेंगे तो 3p के बाद क्या आएगा 3d, और उसमें कितने होंगे भी 0 खाली पड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे बेटा ये आपका 3s हो गया, ऐसे ही आपका क्या हो गया 3p हो गया, ऐसे आपका ये क्या होगा आपका 3d होगा। क्या होगा बेटा आपका ये 3d होगा। बात समझ में आ रही है। हाँ बहुत अच्छे बच्चे हो। तो देखो p s में एक, ये तो आपका पूरा क्या हो गया बेटा 3p हाफ फील्ड है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, आने नहीं देगा। जब आने नहीं देगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा 3s का, और कहाँ जाएगा सीधा d ऑर्बिटल में, किस में जाएगा बेटा। तो यहाँ पर देखो ग्राउंड स्टेट में अगर इसकी कोवेलेंसी देखें कितनी दिखेगी आपको 3, क्योंकि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3। जब ये बेटा किस में चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, तो कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे 1 1 2 3 4, ठीक है। कितने मिलेंगे बेटा आपको एक्साइटेड स्टेट में, कोवैलेंसी कितनी मिलेगी यहाँ पे देखने को आपको 5, कितनी मिलेगी बेटा 5। देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5। हाँ
बात समझ में आ रही है? लेकिन ये कोवैलेंसी किस में देखने को मिलती है? सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगी PCl5 में। किस में मिलेगी बेटा? ये PCl5 में। बट इट इज नॉट पॉसिबल इन NCl5। वाई? क्वेश्चन पूछा गया है बेटा ये कि PCl5 में कोवैलेंसी 5 हो सकती है लेकिन नाइट्रोजन के पास नहीं होती। क्यों? वाई? ड्यू टू हाँ, क्या बोल सकते हैं बेटा? क्योंकि हमारे नाइट्रोजन के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल नहीं। ड्यू टू नाइट्रोजन हैज नॉट वैकेंट क्या बेटा? डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना? तो इसलिए वो अब इट कांट एक्सटेंड इट्स क्या? एक्सटेंड इट्स कोवैलेंसी। ठीक है? बट फ्लोरीन के PCl5 के केस में होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि SiL4। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि SiL4 वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस हो जाता है, मतलब ये रिएक्शन होती है। लेकिन कार्बन CCl4 के साथ अगर वाटर को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये नो रिएक्शन होती है। सेम रीजन यहीं पे, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। जिसके पास ये वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण अब इसके जो लोन पेयर हैं इसके वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेते हैं। लेकिन कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने के कारण ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये इनका आपस का रीजन है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं सल्फर। तो सल्फर में केस में अगर मैं बात करूं SF4 में कोवैलेंसी कितनी मिलेगी देखने को? 4, क्योंकि अभी 4 बॉन्ड बना रहा तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। और SF6 में कितनी मिलेगी मैक्सिमम कोवैलेंसी? जब वो एक्साइटेड हो जाएगा, अभी हमने केस पे पढ़ा था बेटा, तो कितनी हो जाएगी वहां पर? 6 हो जाएगी। मतलब यहाँ लिख सकते हैं SF4 ऐसे SF6 जाएगा। जब यहाँ पे 2 फ्लोरीन ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जब हम F2 एटम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कोवैलेंसी 4 होगी और यहाँ पे कोवैलेंसी कितनी होगी? 6 होगी। बात समझ में आ रही बेटा? तो कोवैलेंसी आपका सिंपल मेथड है। आप दोनों का ग्राउंड स्टेट बनाइए और एक्साइटेड स्टेट बनाइए और दोनों में देखिए क्या पूछना चाह रहा है। वो ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी पूछ रहा है या मैक्सिमम पूछ रहा है? तो मैक्सिमम आपको पता होनी चाहिए। कहाँ मिलेगी मैक्सिमम आपको देखने के लिए? हाँ, एक्साइटेड स्टेट में। और ग्राउंड स्टेट में क्या मिलेगी? मिनिमम, है ना? इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखना और उस चीज का आंसर दे देना। ठीक है बेटा? हाँ, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आई होगी और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ ठीक होगा, नॉर्मल चल रहा होगा। बाकी अगले कुछ ही पल में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मैं यहाँ तक सोच रहा हूँ एक आधा आपको क्वेश्चन वगैरह करा देता हूँ, देखता हूँ अगर बुक में होगा तो। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, अगर मिलता है इस टाइप से तो कर लेते बात। मिला, जो हमने अब तक पढ़ा है उसी के बारे में क्वेश्चन है इस टाइप से। मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर न्यूमेरिकल पोर्शन कर लेते हैं।
बेटा वीडियो को पॉज करना है और बहुत समझदारी के साथ क्वेश्चन को करना है, कुछ भी गलत नहीं करना है ना? हाँ, जो जो मैं बात पूछूं आपको वही क्वेश्चन का आंसर देना है। अब मैं जितना भी यहां तक पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल मेरे को मिलता है आपको बताना है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, बताइए S और प्लस पी जेड है ना? नहीं, S और पी एक्स विद जेड एक्सिस। आपको ओवरलैपिंग का नाम बताना है कि एक्सियल ओवरलैपिंग होगी या साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी या फिर नॉन बॉन्डिंग ओवरलैपिंग। नॉन बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? जीरो ओवरलैपिंग। S प्लस पी जेड विद जेड एक्सिस, कौन सी ओवरलैपिंग होगी, है ना? उसके बाद आपसे पूछा है इसमें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ S बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड चलो लोन पेयर। सिखा दिया ना बेटा आपको लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड कितने होंगे और लोन पेयर कितने होंगे, बाकी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन NH3 H2O C2H4 C2H2 करिए बेटा। देखो अगला क्वेश्चन यही जो अभी हमने पूछा था, PCl5 exists but NCl5 does not exist, क्वेश्चन मार्क वाई। आपको इसका आंसर देना है। और क्या पूछ रहा है इसमें? चलो बताओ बेटा, हो गया? करें स्टार्ट। देखो बेटा, जेड एक्सिस पे पी एक्स क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, मींस एस स्पेरिकल होगा और आपका पी एक्स कैसा होगा? इस तरीके से। अगर ये जेड एक्सिस है, क्योंकि एक एक्सिस से पास करनी होती है जेड। अब मुझे बताइए इसमें ओवरलैपिंग कैसी होगी? कैसी होगी बेटा? जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो ओवरलैपिंग होगी। कैसे होगी? देखो ये इस तरीके से होगा और आपका ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। क्या ये प्रॉपर ओवरलैपिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ऐसी मैं बात करूं, एस ऑर्बिटल इस तरीके से होगा और पी जेड कैसा होगा? इस तरीके से, है ना? अब इसमें कैसी और कौन सी एक्सिस पे? जेड पे। तो कैसी ओवरलैपिंग होगी बेटा? एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। और एक्सियल ओवरलैपिंग से कैसा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द, ये क्या लिख दिया मैंने? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो
तो आप सिग्मा बॉन्ड कैसे निकाल सकते हैं, पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, अभी बताया था NH3 का बनाइए बेटा लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, लोन पेयर कितना हो गया, एक। आगे और करेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल, और पाई बॉन्ड कितना हो गया, पाई बॉन्ड कितना हो गया बेटा 0। ऐसे हम बात करेंगे H2O की, तो HOO अभी, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए यहाँ पे 2, लोन पेयर कितने हो गए आपके 2, और आपका बेटा हाँ पाई बॉन्ड है, नहीं पाई बॉन्ड नहीं होगा, पाई बॉन्ड 0 होंगे। ऐसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, इसकी बात करें C2H4 की, C दो हाइड्रोजन इधर लगाओ, दो इधर, दो इधर, डबल बॉन्ड है ना। तो 1 2 3 4 5, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया बेटा इसमें 5, पाई बॉन्ड कितना हो गया 1, लोन पेयर कितना हो गया 0। बात समझ में आ रही है। ऐसे हम बात करें C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 C2H2 एसिटिलीन है ना। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, पाई बॉन्ड कितने हो गए 2, और आपका लोन पेयर क्या हो गया 0। ठीक है, तो इस तरीके से इनको कैलकुलेट करना था, सिंपल चीज़ थी। फिर उसके बाद पूछ रहा है PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 नहीं, वही रीजन दे रहा है क्योंकि PCl5 के पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं है ना, और इसके पास क्या होते हैं, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से ये अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, इनको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हमें डिस्कस करना है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। वो आपको लोन पेयर निकालना सिखाएगी कि उसमें से लोन पेयर हम कैसे निकालते हैं, लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी बेटा मैं सब आपको सिंपल रफ आइडिया दे रहा हूँ, इसकी एक ट्रिक्स है जो हम आगे सिग्मा बॉन्ड भी निकालना सीखेंगे, पाई बॉन्ड भी निकालना सीखेंगे है ना, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना सीखेंगे, हम सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी आपको मैं स्टार्टअप बना रहा हूँ कि आपको अगर इस टाइप से देखें तो ऐसे भी मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, बाकी आप में लास्ट में ट्रिक देखनी है, उस ट्रिक को याद रखना है, बस अपनी बनाई हुई है उसको फॉलो करना है। आप कोई सा भी जान का मॉलिक्यूल उठा लेना, आप विद इन 10 सेकेंड के अंदर उसके ज्योमेट्री, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर सब कुछ कैलकुलेट करके बता दोगे। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो हमारा क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ यहाँ तक अपने ने कंप्लीट कर लिया है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पेयर थ्योरी को हम नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा वो लेंथी है, तो वो इस लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा। तो आशा यही है कि उस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, पूरा कवर हो जाए। इस लेक्चर में 10 मिनट में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर से सबको 1 बाय 1 करके रिवाइज करना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो और बेटा मेरा यही कहना है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो या कैसी भी कोई दिक्कत हो प्लीज़ उसको बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डिस्कस कीजिए, और या फिर पर्सनली भी बात कर सकते हैं, बट एटलीस्ट उस चीज़ को बताओगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पता चलेगा कि आपको वो चीज़ आती है या नहीं आती है ना। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो प्लीज़ उसको बेटा डिस्कस कीजिए क्योंकि यही टाइम है आप लोगों का सीखने का। अगर इस टाइम में आप चुप रह के नहीं सीख पाओगे तो फिर आगे काम कैसे चलेगा। तो प्लीज़ पूछिए, क्योंकि लाइव में फेस टू फेस में मैं मानता हूँ बच्चे को हिचकिचाहट होती पूछने में, बट अब तो बेटा इनडायरेक्ट वे में व्हाट्सएप में मैसेज करने में क्या जाता है ना। तो किसी बच्चे को अगर वो चीज़ नहीं आ रही है तो पहली बात तो आप वीडियो को एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार पॉज करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर फिर भी नहीं आ रही है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हो। तो घबराने की चिंता बिल्कुल नहीं है, एक एक चीज़ को समझो और समझने के बाद उस चीज़ को डिस्कस करो। अगर करोगे तो बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो यहीं तक कर लेते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, जिंदे विंदे रह गए तो ठीक है बेटा। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और मिलते हैं फिर, हेडिंग डाल लो कभी भूल जाओ चलो ठीक है बेटा, ओके। हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे। चलो ठीक है बेटा, ओके।